मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या है खास सब। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जासूस ज्योति को गिरफ्तार किया पुलिस ने और ज्योति राज पर राज उगल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं LOC की। LOC पर यह तस्वीर है कि पाकिस्तानी सेना को बॉर्डर पर भारतीय सेना किस तरह से जवाब दे रही है। यह वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया। लाइन ऑफ कंट्रोल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत और पाकिस्तान की सीमा की तस्वीर जिसे LOC कहते हैं यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और वहां फायरिंग की तस्वीर, ये तस्वीरें खुद सेना ने जारी की हैं कि पाकिस्तान की सेना को भारत कैसे जवाब दे रहा है। तो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना पिट रही है और पाकिस्तान के अंदर आतंकी मारे जा रहे हैं। कल मैंने आपको दिखाया था सैफुल्लाह को कोई आकर मार गया था, लेकिन सैफुल्लाह को हाफिज के करीबी को कोई गोली मार गया, उससे आतंकी बौखला गए। ये आतंकी भारत को धमकी दे रहे हैं, हाथ में राइफल लिए हैं। सुनिए, तुम्हारे कहना यह चाहता हूं मोदी सरकार, ये वही मसूद अजहर है जिसको आपने अपनी जेल में रखा था और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने तुम्हारे जहाज को हाईजैक किया था। हमने मसूद अजहर तुमसे फख्र से वसूल किया था। अब मसूद अजहर मैदान में मौजूद है, हाफिज सईद मौजूद है, सलाहुद्दीन मौजूद है, जैश मोहम्मद मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन मौजूद है, हरकतुल मुजाहिदीन मौजूद है। तुमने आगाज किया है और इंतहा इंशाअल्लाह हम करेंगे। फिरौन के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफर लिखा हो, जहां पर हिंदू लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना, जहां पर हिंदू लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को मसल डाले तो गुले पर की हर पत्ती पे कत्ले-आम लिख देना। सबीलुना 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 सबीलुना। मैं कहना यह चाहता हूं मोदी सरकार, ये वही मसूद अजहर है जिसको आपने अपनी जेल में रखा था और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने तुम्हारे जहाज को हाईजैक किया था। हमने मसूद अजहर तुमसे फख्र से वसूल किया था। अब मसूद अजहर मैदान में मौजूद है, हाफिज सईद मौजूद है, सलाहुद्दीन मौजूद है, जैश मोहम्मद मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन मौजूद है, हरकतुल मुजाहिदीन मौजूद है। तुमने आगाज किया है और इंतहा इंशाअल्लाह हम करेंगे। फिरौन के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफर लिखा हो, जहां पर हिंदू लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना, जहां पर हिंदू लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को मसल डाले तो गुले पर की हर पत्ती पे कत्ले-आम लिख देना। सबीलुना सबीलुना। और देखिए आतंकी की बौखलाहट। और एक और आतंकी जिसे कोई ठोक गया आकर, उसके जनाजे में देखिए लोग राइफल लेकर पहुंचे। पाकिस्तानी सेना के लोग भी उसके जनाजे में शामिल हुए और उसके जनाजे में भारत विरोधी नारे लग रहे थे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, आतंकी को मारे जाने के बाद भारत से बदले की मांग आतंकी कर रहे थे। अभी एक बार पिटाई हो चुकी है
मोदी के भारत अल्लाह के फजल के साथ मोदी अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है, अल्लाह की मेहरबानी से करीब है कि तू एक एक कतरा खून जो तूने मेरे भाई रज़ाउल्लाह का गिराया है या इसी तरह हमारे दीगर शोहदा का तुमने खून बहाया है, इंशाअल्लाह एक कतरा खून का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। सारे मेरे इंशाअल्लाह बता लेंगे कि भारत अल्लाह के फजल के साथ मोदी अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है, अल्लाह की। तो भारत से बदले की मांग हो रही है। सैफुल्लाह जो कि लश्कर का कमांडर था और लश्कर और टीआरएफ का ही हाथ था पहलगाम के हमले में, और इसी पहलगाम में जहां हमला हुआ, जहां बेगुनाहों की जान ली गई, इसमें लश्कर और टीआरएफ का हाथ था। इसी पहलगाम कौन गया था? ज्योति, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है ज्योति जिस पर जासूसी के आरोप लगे हैं। ज्योति पहलगाम गई थी, पहलगाम में वीडियो बनाया, ये ज्योति के पहलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्योति पहलगाम क्यों गई थी? इसी साल पहलगाम गई, हमले से पहले पहलगाम गई, अलग अलग जगह जाकर पहलगाम का वीडियो बनाया था। What a stunning view, खूबसूरत। Welcome to Pahalgam. But this place looks surreal, so beautiful. देखो चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। हाँ, बहुत ही ठंडा ठंडा सा वेदर हो जाता है जब जैसे ही धूप कम हो रही है। और यहाँ का व्यू देखो यार, What a stunning view, खूबसूरत। Welcome to Pahalgam. But this place looks surreal, so beautiful. देखो चिनार के पेड़ों। ज्योति का पहलगाम का विजुअल आपने तस्वीरें देख ली, लेकिन सिर्फ ये एक सबूत नहीं है। पहलगाम में हमले के बाद आपको याद होगा पाकिस्तान एम्बेसी में केक गया था। रिपब्लिक ने सवाल पूछे थे कि आखिर पहलगाम में बेगुनाहों की जान गई, एम्बेसी में पाकिस्तान दूतावास में किसका केक काटा जा रहा है? जो शख्स हाथ में केक लिए उसकी तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। जिस शख्स के हाथ में केक है उसकी शक्ल पहचान लीजिए। आगे मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। कहाँ से हैं आप? What is this celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? तुम्हारी एक सवाल है सर, पाकिस्तान। Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? तो पहलगाम हमले के बाद ये केक लेकर जा रहा था जो शख्स, उसी के साथ ज्योति की तस्वीर सामने आ गई। जो पहलगाम हमले के वक्त हाथ में केक लिए था, ज्योति उससे पाकिस्तान एम्बेसी में मिल रही है। यही वो शख्स है जिसे आप देख रहे हैं। चले ले ले तस्वीर आ जाए। हाँ जी, आप बोले। अच्छा तस्वीर लेते हैं आपके साथ। अच्छा तस्वीर लेनी है आपने? लीजिए लीजिए। अरे ये साथ में कैमरामैन आप लेके चलते हैं। चले ले ले तस्वीर आ जाए। यही वो शख्स है जिसे आप देख रहे हाँ जी, हैं। आप बोले। कोट सूट टाई में, यही पहलगाम हमले में कैमरामैन आप लेके चलते मासूमों की जान जाने के बाद एम्बेसी में केक लेकर जा रहा था ज्योति के साथ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब सवाल ये, क्या ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रही थी? क्या ज्योति आईएसआई की जासूस है? क्या जासूसों के चलते देश में हमले की कोशिश हुई? क्या भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक वाली साजिश के पीछे जासूस ज्योति थी? जो ज्योति पाकिस्तानी उच्चायोग में पार्टी से लेकर अहम मीटिंग तक में जाती थी और पाकिस्तान में नेताओं और अधिकारियों तक जिस तरह ज्योति की पैठ थी, उससे सवाल उठाए हैं। क्या ज्योति पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में थी? जिस पहलगाम में दिल दहला देने वाली आतंकी वारदात हुई, वहां हमले से पहले ज्योति का जाना और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। क्या ज्योति पहलगाम से लेकर देश के सैन्य ठिकानों की जानकारी पाक तक पहुंचा रही थी? क्या मॉडल जैसी यूट्यूबर ज्योति पाक सेना का मोहरा बन गई थी और देश विरोधी जासूसी में लगी थी? ज्योति की जासूसी के मामले में अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की एंट्री हो गई है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। ज्योति के संबंध किस किस से हैं, इस पर जांच हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ज्योति मल्होत्रा को आप देख रहे हैं। ज्योति के रिश्ते दानिश से थे, जो कि पाक एम्बेसी में अधिकारी था। संदिग्ध पाए जाने के बाद यहां से भगा दिया गया। अगला नाम हरकीरत का आ रहा है। यह हरकीरत कौन है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज्योति से एनआईए पूछताछ कर रही है। अब तक की पूछताछ में ज्योति ने क्या बताया है ये मैं आपको बताऊं। जासूस ज्योति मल्होत्रा से एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनआईए की पूछताछ में ज्योति ने बड़ा खुलासा किया है।
ज्योति ने पूछताछ में हरकीरत नाम के शख्स का नाम लिया, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। हरकीरत ने ज्योति को दानिश से मिलवाया था और दानिश पाक अफसर है जिसे भारत से निकाल दिया गया। ज्योति के खुलासे के बाद जांच एजेंसी ने हरकीरत को बुलाया। ज्योति के आरोपों को लेकर हरकीरत से पूछताछ की गई। पुलिस ने हरकीरत का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। ज्योति मल्होत्रा को देर रात पुलिस उसके घर लेकर पहुंची थी। रात करीब 2 बजे ज्योति को घर लेकर गई थी पुलिस और करीब 15 मिनट तक पुलिस की टीम ज्योति के घर पर रही। इस दौरान ज्योति के परिवार से कोई बातचीत नहीं हुई। ज्योति को जासूसी को लेकर कोई पछतावा नहीं है। उसने अपनी कोई गलती मानने से भी इनकार कर दिया है। उसके मुताबिक वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा लगता है ज्योति का ब्रेन वॉश किया गया। ज्योति ने पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो में उसने कहा था कि हमले के लिए आम लोग दोषी हैं जो पर्यटक वहां घूमने गए थे। पहलगाम में जिस जगह पर हमला हुआ वहां ज्योति ने वीडियो बनाया। हमले से 3 महीने पहले ज्योति ने पहलगाम के वीडियो को अपलोड कर दिया। एनआईए के साथ कई एजेंसी ज्योति से पूछताछ में जुटी। ज्योति फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर है। यूट्यूबर ज्योति के बैंक अकाउंट, फोन, लैपटॉप की जांच चल रही है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। ज्योति के पिता पहले कह रहे थे कि ज्योति कभी पाकिस्तान नहीं गई, अब कह रहे हैं ज्योति पाकिस्तान गई, उन्हें याद आ गया है। उनके बार बार बदलते बयान भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए। गए थे जी 2:45 बजे और 2 तो लेडीज थी और 2-3 पुलिस वाले थे। 4-5 बंदे थे ये और 10-15 मिनट रुके। इनने कपड़े जो लड़की के थे वो लेके चले गए। उस 15 मिनट के दौरान ज्योति ने आपसे, आपके भाई जो उनके चाचा हैं, उनसे कोई बातचीत हुई, कन्वर्सेशन? ना जी, कोई बात नहीं हुई मेरी ना उसकी। वो तो मेरे से भी ढिल्ला है। मैं तो कुछ आपसे बात तो करता हूँ, उससे तो आप बातें नहीं कर सकते। पुलिस ने आपसे कोई बात की हो उस दौरान, 15 मिनट के दौरान, या कुछ पूछा हो, या ज्योति ने कहा हो कि हाँ पापा से बात करवा दीजिए? नहीं, सारे के सारे अंदर वाले कमरे में खड़े थे, मैं यहाँ बाहर बैठा था। मेरे से कोई बात नहीं हुई। अपना कपड़े लेके चले गए। आपको मतलब मिलने नहीं दिया गया, ना ही बात करने दिया गया? जो इन्होंने नहीं बताया मेरे को। कोई ये भी तो बता सकते थे, पुलिस वाले भी बता सकते थे कि यूं बात हो गई। कुछ भी मेरे से बात ही नहीं करी इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। ना लड़की से बात हुई ना इनसे बात हुई। अब सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि ज्योति पाकिस्तान में किस किस के संपर्क में थी। सोचिए, एक आम मामूली सी यूट्यूबर कैसे बड़े बड़े लोगों से मिल रही थी। अब यहां सवाल एजेंसियों के सामने ये है, पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ मुलाकात हो रही थी ज्योति की। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। खुद पंजाब की सीएम और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मिल रही थी ज्योति। इतनी आसानी से कैसे उसकी रीच मरियम नवाज तक थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस और फौज के लोग ज्योति को चाय दे रहे हैं। ये सब क्या ऐसा ही हो रहा था या ज्योति के पीछे कुछ और बड़े लोगों का हाथ था? एजेंसियां तलाश कर रही हैं, सबूत ढूंढ रही हैं। कुछ सबूत सामने आए। जासूस ज्योति पाक एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थी। पाकिस्तान ज्योति को अपने एसेट के तौर पर डेवलप कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। ज्योति पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा प्रायोजित ट्रिप पर पाक जाती थी। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसको लेकर कई सबूत ज्योति के खिलाफ हैं। पहला सबूत, 3 बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी। ज्योति को ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से उस पर शक बढ़ गया। दूसरा सबूत, पाक रसूखदारों तक ज्योति की सीधी पहुंच थी। मरियम नवाज से भी उसने मुलाकात की। पाकिस्तान में ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। तीसरा सबूत, भारत से निकाले गए पाक राजनयिक दानिश से कनेक्शन था। 2023 में पाक हाई कमीशन में दानिश से इसकी मुलाकात हुई थी। दानिश से ज्योति ने फोन नंबर मांगा था और दानिश ज्योति के बीच गहरे संबंध थे। दानिश ने ज्योति के पाक दौरे के सारे इंतजाम किए। पाकिस्तान में दानिश के दोस्त से भी मिली थी ज्योति। पहलगाम हमले के दौरान वो दानिश के संपर्क में थी। चौथा सबूत है, अप्रैल 2024 में ज्योति 12 दिन पाकिस्तान में रही। ज्योति पाक में पुलिस एस्कॉर्ट में घूमती थी। प्रतिबंधित एरिया में भी उसे जाने की छूट थी। पाक में कई हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल हुई थी। पाकिस्तानी दूतावास ने ज्योति को इफ्तार पार्टी में बुलाया था और पाक खुफिया एजेंसी ने बड़े अधिकारियों से उसकी मुलाकात हुई थी। पांचवा सबूत,
2024 और 25 में 2 बार कश्मीर जा चुकी है, 2 बार कश्मीर गई। वीडियो में बॉर्डर फेंसिंग दिखाई उसने, वीडियो में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए, इनमें अटारी, बाघा और राजस्थान के थार शामिल हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगी फेंसिंग तक दिखाई। एजेंसियों को शक है कि पाक को संवेदनशील जानकारी भेज रही थी। छठा सबूत है, पाक की 10 दिन की ट्रिप में 10 से ज्यादा वीडियो बनाया उसने। ज्योति ने इस टूर को 10 दिन का बताया, लेकिन इसकी फेसबुक पर 1 महीने तक वीडियो अपलोड होते रहे। ननकाना साहिब और फर्रुखाबाद के भी वीडियो अपलोड किए। ज्योति के हर दौरे का खर्च पाकिस्तान ने उठाया था। जांच एजेंसी इस एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। 7वां सबूत है, 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा किया ज्योति ने। जून 2024 में ही चीन चली गई। चीन में भी कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमी। ज्योति के खर्च को लेकर एजेंसियों को शक हुआ। पाक एम्बेसी में भी चीनी अधिकारियों से मिली थी ज्योति। ज्योति के बारे में ये 7 बड़े सबूत हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के कान खड़े हो गए इसे जानने के बाद, और अब वो जांच को आगे बढ़ा रही हैं। सुनिए जरा पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के एसपी वैद्य साहब क्या कह रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा का जो केस हुआ एस्पियोनेज का, वो पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो ऐसी हरकतें पहले भी करती आई है, और लेकिन ये बहुत अलार्मिंग है। हमने जम्मू कश्मीर में इसको पिछले 30-35 साल एस्पियोनेज के बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ देखी। ये बड़ी इमोरल एजेंसी है। उनका एक ही फोकस रहता है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह भारत के यंग लड़के लड़कियों को फंसाया जाए। कुछ लोगों को आपको पाकिस्तान इनविटेशन मिलेगी किसी डेलीगेशन के नाम पर, आपको पैसा का लालच दिया, 5 स्टार होटल्स में ठहराया, आपको एम्बेसी में डिनर के लिए बुलाया। तो ये सारी लालची हैं। इस तरह आपको व्यूज दिए आजकल सोशल मीडिया में। मैं समझता हूँ इनसे बहुत ध्यान की ज़रूरत है। और जो लोग फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान और चाइना एम्बेसी में, शत्रु बोध होना चाहिए। हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान, चाइना और अब मैं बांग्लादेश भी इंक्लूड। इनकी एम्बेसी में जो फ्रीक्वेंटली जा रहा है या इनके देशों में कोई जा रहा है, उन पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की कड़ी नजर होनी चाहिए। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान ने, आईएसआई ने हिंदुस्तान में एक बड़ा नेटवर्क बनाए हुए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिर्फ मैं आपको 10 दिखा रहा हूं। ऐसी 12 से ज्यादा जासूस जो रह रहे थे भारत में और पाकिस्तान तक जानकारी पहुंचा रहे थे, ये आरोप है इन पर। अब एक एक जासूस के बारे में मैं आपको बताऊं कि कैसे पाकिस्तान ने जासूसों का एक लंबा चौड़ा और बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है भारत में। ये लिस्ट देख रहे हैं आप, ये लंबी चौड़ी लिस्ट जासूसों की है। क्या ये सब मुनीर और उनके गुर्गों को रिपोर्ट कर रहे थे? पहली जासूस आरोप ज्योति मल्होत्रा पर, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सबसे बड़ा चेहरा है। हिसार की ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। एनआईए और कई एजेंसियां पूछताछ में लगी हैं। दूसरा चेहरा, ज्योति की दोस्त प्रियंका भी पाकिस्तान गई थी। पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति जांच के घेरे में है। उस पर भी जासूसी और पाक को जानकारी देने का शक है। अभी प्रियंका की पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी नहीं की है। उसके घर छापेमारी हुई और पुरी न छोड़ने को पुलिस ने कहा है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। दूसरा शख्स है तारीफ। जासूसी के आरोप में नूह से गिरफ्तार किया गया। इसे 2 बार तारीफ पाकिस्तान जा चुका है। पाक उच्चायोग के कर्मचारी को खुफिया जानकारी देता था। इसके मोबाइल में कई संदिग्ध चैट और वीडियो भी मिले हैं। बिजनेसमैन शहजाद मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। रामपुर का शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका है। देश की कई खुफिया जानकारी पाक अधिकारियों को इसने दी है। कपड़े और मसालों की तस्करी में शामिल होने का भी शक है। अगला नाम है मोहम्मद मुर्तजा अली। गुजरात पुलिस ने जालंधर से मुर्तजा को गिरफ्तार किया। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया गया। इसके पास से 4 मोबाइल और 3 सिम बरामद हुए। अगला नाम है अरमान। नूह से गिरफ्तार अरमान दानिश के संपर्क में था। दानिश जो पाकिस्तान एम्बेसी में था, जो ज्योति के संपर्क में था। दानिश ने अरमान को पैसे और सिम कार्ड दिए थे। अरमान ने डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी हैं। पंजाब पुलिस ने मलेर कोटला से गजाला को भी पकड़ा है और 32 साल की मुस्लिम विधवा दानिश के संपर्क में थी। यह दानिश गजाला देश विरोधी साजिश के लिए एजेंट तैयार करती थी। यामीन मोहम्मद,
यामीन को गजाला के साथ ही गिरफ्तार किया गया। यामीन दानिश और कई पाक अधिकारियों से जुड़ा था। वीजा लगवाने के बहाने पाक उच्चायोग जाता था और भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी देता था। एक और नाम है देवेंद्र ढिल्लो का। हरियाणा के कैथल से जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। देवेंद्र 2024 में सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गया। इस दौरान ही वो पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में आया। हनी ट्रैप में फंसाकर भारत में उससे जासूसी कराई गई। अगला नाम है नुमान इलाही का। उत्तर प्रदेश का रहने वाला नुमान पानीपत में गार्ड की नौकरी करता था। लंबे समय से पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेज रहा था और पाकिस्तानी रिश्तेदारों से संबंध की आड़ में जासूसी कर रहा था। उसने ट्रेन में सेना के मूवमेंट की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थीं। एक नाम है पठान खान का। जैसलमेर से पठान की गिरफ्तारी हुई। 6 साल से पाकिस्तान को जानकारी मुहैया करा रहा था। पठान अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। आरोप है कि आईएसआई ने उसे भारत की जासूसी का जिम्मा दिया। जासूसी के साथ ही सबूत मिटाने की पाक में ट्रेनिंग ली। रविंदर सिंह एक और नाम पिछले दिनों गिरफ्तार हुआ। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के रूप में काम करता था। आईएसआई को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में अरेस्ट किया गया। ड्रोन गगनयान प्रोजेक्ट की खुफिया जानकारी पाक एजेंट को दी थी। अब जरा सोचिए, इन जासूसों के घर वालों को जब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें पता नहीं था उनकी बेटी, उनका लाल पाकिस्तान का जासूस है। जब उन्हें पता चला तो सुनिए क्या कह रहे हैं। तो फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान गया था, गए थे एकदम। उनके रिश्तेदार अपने चले जा, मैं रिश्तेदार में तुम भी चले जाओगे रिश्तेदार। ये तो इस बंदे को फंसा दो, उनको फंसा दो। वो बेकसूर है। कौन रहता है? बेकसूर है, उनके भाई रहते हैं। तो पता ना को रिश्तेदार में फूफी ऊपी के पता ना कोई लगते थे, वहाँ चले जाते थे। अच्छा। हाँ। क्या मसाले वसालों का काम? नहीं कुछ नहीं। उनका ये सूट लिया करते। ये सूट ना होता है। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है। उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में उन्होंने वीजा ले जा। आप माता जी हैं शहजाद की? क्या आपके साथ ही रहता है वो? नहीं। कब से अलग रह रहा था? बहुत साल हो गए। पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार है आपका? फूफी जात। तो क्या मिलने जाता था वो उससे? जाई करता हूँ। आरोप लग रहे हैं कि जासूसी करता है वो आईएसआई के। नहीं। आप लोगों ने क्यों अलग किया शहजाद को? जब बच्चे हो गए लेना कर दिया। पारिवारिक रिश्ते रहे हैं आप लोगों के? आता जाता है वो आपके घर? ना। क्या बेदखल कर दिया उसको? हमारी बोलचाल नहीं। बोलचाल नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर इन जासूसों को मिलता क्या है? पैसे कौन देता है? पैसा कहां से मिलता है? तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये ज्योति की तस्वीर है। ज्योति कमाती बहुत खास नहीं थी, लेकिन ज्योति की ऐश की तस्वीरें इसमें आप देख रहे हैं किस तरह वो पैसे उड़ा रही है, पाकिस्तान जा रही है। जिन्ना के तस्वीरों वाले नोट, पाकिस्तानी करेंसी उसके हाथ में आप देख रहे हैं। कलर ऐसा है 2.8 के हिसाब से दिया है 11,200। अच्छा, तो सबसे बड़ा नोट है ये यहाँ का 5,000। यहाँ पे देखो पाकिस्तानी करेंसी, अलग अलग नोट 5,000 का, 1,000 का, 500 के, देखो यहाँ पे 100 के। आप सारी करेंसी आपको दिख जाएगी। और टिकट लेने के लिए आए हैं जो कि 800 रुपए की बता रहे हैं एक टिकट। मैंने एक मिले हैं 200 रुपए के 440। तो आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इन जासूसों को मिलता क्या है। कुछ तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, कैसे चलता है इनका गुजारा और कौन देता है पैसा? क्या आईएसआई और पाक सेना देती है? आईएसआई भारत विरोधी अभियान पर बहुत पैसा खर्च करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसके लिए मोटी रकम देती है। ज्योति पर आईएसआई को सीक्रेट जानकारी भेजने का आरोप है। अनुमान के मुताबिक आईएसआई हर एजेंट को लगभग 5 लाख रुपया देती है। बेसिक सैलरी के तौर पर आईएसआई जासूसों को मुहैया कराती है ये, और इस सैलरी के अलावा जासूसों को बोनस भी मिलता है। सीनियर लेवल पर यह रकम 9 लाख रुपए को पार हो जाती है।
खुफिया जानकारी कितनी अहम है, इस पर भी सैलरी तय होती है। आईएसआई भारत विरोधी अभियानों में पानी की तरह पैसा बहाती है। यह रकम 1280 करोड़ रुपए से 1700 करोड़ रुपए तक होती है। यह रकम काले धन के रूप में इस्तेमाल की जाती है और इसके लिए आईएसआई दूसरे देशों में नारकोटिक्स, हथियारों की तस्करी करती है। पाकिस्तानी दानदाताओं से भी चंदा इकट्ठा करती है और हाल में देश भर में पाक जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है और इन सबको पाक मोटी रकम देकर खुफिया जानकारी हासिल करता है। अगले 5 साल में आईएसआई एजेंट की सालाना सैलरी 40% बढ़ सकती है। सुनिए जरा, भारत में एक साथ इतने जासूस निकलकर सामने आए हैं जिसके बाद भूचाल आ गया। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर पे है, चाहे पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर निगाह रखने की बात है, और चाहे ये अंदर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। और आइए अब आपको बताऊं कि पाकिस्तान हसीनाओं को फंसाकर भी जासूसी करता है और हसीनाओं के भेष में भी जासूसी कराता है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले ज्योति की तस्वीर आप देख रहे हैं, माधुरी की तस्वीर आप देख रहे हैं और दामिनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान कैसे हनी ट्रैप करता है ये मैंने कल आपको बताया था, लेकिन हसीनाओं के भेष में बहुत से जासूस अब तक सामने आ चुके हैं। देखिए जरा, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं माधुरी गुप्ता की। जैसे अभी ज्योति का नाम पाक जासूस को लेकर चर्चा में है, 15 साल पहले ऐसे ही चर्चा माधुरी गुप्ता के नाम की थी। माधुरी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में अधिकारी थी। उसका काम भारत के राजनयिक कामों में मदद करना था, लेकिन आरोप लगे कि वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रही है। पाकिस्तानी अधिकारी के प्यार में देश की सुरक्षा से सौदा करने लगी। पाकिस्तान से प्रेम दिखाने के लिए उसने इस्लाम भी अपना लिया। माधुरी की देश विरोधी चाल सामने आई तो हड़कंप मच गया। 2010 में भारत की एजेंसियों ने माधुरी को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर जासूसी और देशद्रोह के आरोप लगाए गए। निचली अदालत ने दोषी ठहराया और 3 साल की सजा सुनाई। मई 2021 में विवादों में फंसी माधुरी का निधन हो गया। अगला नाम देखिए, अगला सेजल के जाल में फंसा ये मिसाइल इंजीनियर। एक मिसाइल इंजीनियर भी पाक हसीना के जाल में फंस गया था। 8 साल पहले सेजल ने निशांत से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। निशांत अग्रवाल तब ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम का इंजीनियर था। सेजल ने दोस्ती और प्यार के चक्कर में हनी ट्रैप में फंसाया। निशांत के लैपटॉप और खुफिया सैन्य जानकारी चुरा ली। बाद में निशांत की गिरफ्तारी हुई और उम्र कैद की सजा हुई, जबकि पाक जासूस सेजल का असली नाम पता भी नहीं चला। अगला नाम, दामिनी के जाल में फंसा था रंजीत। एयरफोर्स जवान को फंसाने के लिए पाक ने दामिनी का इस्तेमाल किया। केरल के रहने वाले रंजीत बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थे। सोशल मीडिया में दामिनी बनकर एक महिला ने उनसे दोस्ती की। दामिनी ने खुद को भारतीय मूल का ब्रिटिश पत्रकार बताया, लेकिन असल में पाकिस्तान की जासूसी वाली चाल का चेहरा थे। दामिनी ने रंजीत को हनी ट्रैप में फंसाकर खुफिया जानकारी हासिल की और फिर यह जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने लगी। यह था पूरा जाल। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा अनिल विज। देखिए, उस घटना के ऊपर हमारा इंक्वायरी चल रहा है एंड इंक्वायरी अभी फिनिश नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है कि पूरी पुलिस इंक्वायरी कर रही है एंड हम स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और हरियाणा पुलिस के साथ भी संपर्क में है। इंक्वायरी एक बार फिनिश हो जाए तो हम आपके सामने आएंगे। आप सुन रहे थे पुरी के एसपी विनीत अग्रवाल को। आइए अब आपको बताऊं मैं कि आखिर पाक सेना भारत में जासूसी कराती और इसमें असीम मुनीर का बड़ा हाथ रहता है। असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं, आर्मी चीफ हैं। मुनीर का हाथ होता है और दूसरी तरफ पाक सेना, अगली तस्वीर दिखाऊं, दुनिया के सारे बुरे काम अगर कोई करता है तो पाक सेना करती है। पाक सैनिक को टीटीपी ने उठा लिया है। यह पाकिस्तान का जवान आप देख रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस जवान को उठा लिया है, यानी बंधक बना लिया है। उधर जो आतंकी है टीटीपी के, वो भी पीट रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये वो जवान है। मैं कल लाहौर जा रहा और टीटीपी ने बंधक बनाया है।
सुनिए क्या कह रहा है। लिया और मुझे एक महफूज जगह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं कल लाहौर जा रहा था और मुझे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने सीपेक से पकड़ लिया। मैं कल लाहौर जा रहा था और मुझे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने सीपेक से पकड़ लिया और मुझे एक महफूज जगह में मुंतकिल कर लिया। और कल रात से उनका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा है, चाहे वो पानी हो, खाना हो, नमाज वगैरह हो, सब कुछ वक्त पर करके दे रहे। तो मैं इनके सलूक से बहुत मुतमईन और खुश हूँ और मेरे हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि जो इनके मुतालबात है उनको प्लीज कर ले, पूरा कर ले, ताकि ये लोग अपने वादे के साथ साथ मुझे यहाँ से जाने दे दें। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाक सेना को मारते हैं और पाक सेना लश्कर और जैश के आतंकियों को पालती है। ये आप देख रहे हैं लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह का जनाजा, और इस जनाजे में भीड़ देखिए। इस भीड़ में या तो आतंकी खड़े हैं राइफल लेकर, या फिर इस भीड़ में पाक सेना के अधिकारी भी मौजूद हैं, जो बता रहा है कि आखिर पाक सेना का असली चेहरा क्या है। सैफुल्लाह के जनाजे ने पोल खोल दिए। कल ही सैफुल्लाह को मारा गया था। यह है उसके जनाजे की तस्वीर। सैफुल्लाह के जनाजे की तस्वीर आपके सामने। जनाजे में हजारों पाकिस्तानी सुरक्षा जवान मौजूद थे। ये जवान लश्कर कमांडर फैसल नदीम की सुरक्षा में तैनात थे। पाकिस्तानी झंडे में आतंकी सैफुल्लाह के शव को लपेटा गया जैसे कोई सेना का जवान हो। लश्कर के हथियारबंद आतंकी AK-47 के साथ जनाजे में मौजूद थे। फैसल नदीम लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश बताता है, लेकिन आतंकियों को पाक सेना और ISI सुरक्षा मुहैया कराती है। सैफुल्लाह खालिद को सिंध में अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा था। 2006 में RSS मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड था। यह भारत में कई आतंकी हमलों की साजिश में शामिल था सैफुल्लाह। 2000 से वो नेपाल से लश्कर तैयबा के आतंकी का काम देखता था। गाजी, विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और रजाउल्लाह जैसे इसके उपनाम थे। कैडरों की भर्ती, वित्तीय सहायता सहित गुर्गों की आवाजाही देखा करता था। भारत नेपाल सीमा पर लश्कर के गुर्गों को एंट्री भी दिलवाता था। सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद लश्कर का नेपाल मॉड्यूल अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। और दरअसल ये जो आतंकी हैं, ये आतंकी पाकिस्तानी सेना में भी रहे हैं। उसकी एक तस्वीर आतंकी मूसा के रूप में, जो मूसा को आप देख रहे हैं, ये पहले पाकिस्तानी सेना में था, फिर वर्दी उतार कर आतंकी बन गया और पहलगाम में आतंकी हमला इसने किया था। ये बात कोई और नहीं, पाकिस्तानी पत्रकार खुद बता रहे हैं कि ये जो वर्दी वाले हैं यही दहशतगर्द हैं। सुनिए। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे। लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। तो भारत में एक तरफ जासूस पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ISIS के आतंकियों को भी पकड़ा गया है। ISIS के आतंकियों को दक्षिण भारत से पकड़ा गया। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सिराज को गिरफ्तार किया गया। ISIS से संबंध और समीर, इन दोनों का ISIS से संपर्क था। इनकी गिरफ्तारी हैदराबाद और दूसरी जगह से की गई है। क्या ये ISIS के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे? हैदराबाद में एक बड़े आतंकी वारदात की साजिश थी। साइबर सिटी को बम धमाके से दहलाने का प्लान था। ISIS से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने सिराज और समीर नाम के 2 युवकों को पकड़ा है। इन लोगों के पास से बम बनाने का काफी सामान मिला है। इनके पास से अमोनिया, सल्फर और एल्युमिनियम पाउडर मिला है। आमतौर पर इन सभी चीजों का इस्तेमाल बम बनाने में होता है। आरोप है कि दोनों सऊदी अरब के ISIS मॉड्यूल से जुड़े थे और वहीं से इन्हें बड़ी वारदात करने का निर्देश मिल रहा था। पुलिस को कुछ लोगों के सक्रिय होने की जानकारी मिली है। पुलवामा हमले के बाद से ही राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी है कि आतंकी स्लीपर सेल को एक्टिव कर सकते हैं। पहले सिराज को आंध्र के विजयनगर से पकड़ा गया। सिराज ने पूछताछ में अपने दूसरे साथी समीर का नाम लिया, जिसे तेलंगाना पुलिस ने फौरन हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस बीच देखिए कि आखिर 2 ISIS के आतंकी पकड़े गए और दूसरी तरफ आतंकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी है। शहबाज शरीफ आज कराची नौसैनिक अड्डे पहुंचे थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। कराची इसलिए पहुंचे क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि भारतीय सेना
कराची पोर्ट तबाह करने की तैयारी में थी और उस तरह से आगे बढ़ रही थी। इसलिए शाहबाज केवल दिखाने के मकसद से, संदेश देने के मकसद से कराची के नौसैनिक अड्डे पर पहुंचे और भारत ने तैयारी कर ली है कि शाहबाज शरीफ को जो आईएमएफ से पैसा मिल रहा था उससे वो हथियार ना खरीदने पाए। इसलिए आईएमएफ ने खुद पाकिस्तान पर शर्तें लगा दी हैं। भारत से पिटने के बाद आईएमएफ का पाकिस्तान को झटका है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने 11 शर्तें रख दी हैं। अगली बेल आउट किस्त के लिए यह शर्त रखी गई है। साथ ही भारत के साथ तनाव पर चेतावनी जारी की गई है। 11 शर्तों के बाद पाक पर आईएमएफ की कुल 50 शर्तें होंगी। पहली शर्त 17,600 अरब रुपए के नए बजट को संसद से पारित कराना जरूरी है। दूसरी शर्त पाकिस्तान को बिजली बिल अपना बढ़ाना होगा। तीसरी शर्त 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना होगा। चौथी शर्त नया कृषि आयकर कानून लागू करना होगा। पांचवी शर्त देश में संचार अभियान को मजबूत करना होगा। छठी शर्त आईएमएफ सिफारिशों के आधार पर सुधारों के कामकाज को दिखाना होगा। और सातवीं शर्त 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति को सार्वजनिक करना होगा। आठवीं शर्त ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 4 अतिरिक्त शर्तें भी लगाई गई हैं। यानी बेशक आईएमएफ से पैसा मिल गया हो, हथियार नहीं खरीद पाएंगे, बेशक हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवा लें। खुद शहबाज शरीफ टैंक पर गए थे और तस्वीर खिंचवाई थी। टैंक के ऊपर खड़े होकर शहबाज शरीफ ने फोटो खिंचवाई और उसके बाद शहबाज शरीफ का मजाक भी उड़ा। सुनिए जरा, पत्रकार बता रहे हैं शहबाज कैसे टैंक पर और क्यों चढ़े थे। आज पसरूर में इसी सूरत हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास शास बांधी गई। वहां पर फॉर्म 47 के वजीर आजम को भी ले जाया गया और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो पीआर का काम है ये किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं और अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाके टैंक पे चढ़ गए। या तो आप वो काम करें जो हुआ है। और एग्जैक्टली जो पीआर होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया। किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है पीआर। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना है, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है या रफीकी एयरबेस या किसी और एयरबेस पर नहीं डालना, वरना तो हम सारे मिलके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके जनाजे पे चले जाते। हम में से आज जितने भी टैंकों के ऊपर चढ़े थे, एक ने भी अभी तक स्क्वाड्रन लीडर साहब का ना जनाजा पड़ा है। सोचिए, पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, एक तरफ आग है। बचने का कोई विकल्प नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये बलूच लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कर रही है पाकिस्तान को पीटने के लिए। एक बार फिर से बलूच लड़ाके आपको याद होगा बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक की थी धमाका करके। इस ट्रेन को रोक लिया था। इस ट्रेन का पहली बार वीडियो जारी किया है कि लोगों को कैसे पकड़कर रोका गया था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है उस ट्रेन का जिसे रोका गया था और जिसमें पाकिस्तानी जवानों को ढेर किया था। सही है ना, सिस्टम ट्रेन को अंदर से आप देख रहे हैं, अंदर की तस्वीरें ट्रेन की जहां बीएलए के लड़ाके मौजूद हैं। इसी ट्रेन को बंधक बनाया था बीएलए ने।
सुनिए जरा बलूच लड़ाके क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने आज हमें उस हद तक पहुंचा दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर बलूच कौम, खास तौर पर बलूच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए हैं। तालीमी इदारे बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी के तरफ ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलूच को मावरा अदालत बाकायदा आए दिन टार्चर सेल और मकसूदा लाशें फेंक दी जा रही हैं। दुनिया के अंदर बलोच के सच को दबा दिया जा रहा है कि बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GHQ रावलपिंडी और पंजाब है। उस हद तक बलोच पहुंच चुका है कि बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। क्यों? क्योंकि सोचिए, पाकिस्तान को एक तरफ बलूच मार रहे हैं, TTP वाले मार रहे हैं, और बचा कुचा अफगानिस्तान वाले। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए पानी बंद करने जा रहा है। ये अफगानिस्तान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अफगानिस्तान भी बांध बनाकर पाकिस्तान के लिए पानी रोकने जा रहा है, यानी चारों तरफ से पानी बंद होगा। भारत पहले ही पानी बंद कर चुका है। बगलिहार डैम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ सूख चुका है, यहां से वहां तक आपको नजर आ रहा है। ये बगलिहार डैम की आज की स्थिति है। गाद निकाली जा रही है जिससे और पानी भारत रोक सके, ये भी तैयारी है। तो देखिए पाकिस्तान के ऊपर कितनी मार पड़ने वाली है। ये अफगानिस्तान की तैयारी देखिए। भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और सिंधु नदी का पानी रोके जाने से पाक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब अफगानिस्तान भी पानी पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार अफगानिस्तान के बीच हुई बातचीत में पाक टेंशन में है। भारत के विदेश मंत्री ने 15 मई को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की। अफगानिस्तान में भारत की मदद से चलने वाली परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें काबुल नदी पर बनने वाली शहतूत बांध परियोजना शामिल है। इस परियोजना के लिए भारत 2000 करोड़ की मदद दे रहा है। इससे अफगानिस्तान के 20 लाख लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा और अफगानिस्तान की 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 3 साल में नदी पर बांध बनाने का काम पूरा हो जाएगा और इस परियोजना से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये नदी हिंदुकुश के पहाड़ों से निकलती है और काबुल होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होती है। नदी पर बांध बनते ही खैबर पख्तूनख्वा में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी और अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ कोई जल संधि नहीं है। अफगानिस्तान जब चाहेगा पानी को रोक देगा, उसकी पाकिस्तान के प्रति कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। भारत अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते बढ़ रहे हैं, इससे भी पाकिस्तान की परेशानी बढ़ रही है। पाक को डर है कि भारत के दबाव में तालिबानी सरकार पाकिस्तान के पानी पर रोक लगा सकती है। सुनिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। एक अभी केवल ट्रेलर देखा है पाकिस्तान ने। पाक दादागिरी करता था, सिंधु जल समझौता है, गाद भी नहीं निकालने देंगे। अब गाद तो क्या, एक बूंद नहीं छोड़ेंगे। गाद भी निकलेगी, पानी भी। सारी संभावनाएं जो हमारे 4-5 राज्य हैं, ऊपर से शुरू हो जाए, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का भी कुछ हिस्सा आएगा। सारी संभावनाओं पर विचार करके और कैसे भारत के किसानों के हक में, हित में इस पानी का उपयोग किया जाए, उसकी योजना बनाई जाएगी। और देखिए जरा, भारत पाकिस्तान के करीबी और पड़ोसी बांग्लादेश को भी टाइट कर रहा है। ये जो पाकिस्तान के करीबी वाले मुल्क हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या चीन हो, इन सब पर एक्शन की तैयारी है। बांग्लादेश पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बाद भारत का बांग्लादेश पर एक्शन है। बांग्लादेश ने पहले भारतीय उत्पादों पर बैन लगाया था, भारत ने पलटवार करते हुए बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे बांग्लादेश को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इससे बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को तगड़ा झटका लगेगा। बांग्लादेश दिल्ली एयरपोर्ट समेत कई भारतीय पोर्ट से निर्यात करता है। बांग्लादेश भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक सामान भेजता था, लेकिन भारत के फैसले के बाद बांग्लादेश ऐसा नहीं कर पाएगा। इससे बांग्लादेश को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश में हजारों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी और भारत के कपड़ा मार्केट को इससे बड़ा फायदा होगा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार भारत विरोधी कदम उठा रही है। चीन, पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश को मोहरा बनाना चाहते हैं। चीन दौरे पर यूनुस ने भारत के खिलाफ बयान दिया था।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य भूमि से घिरे हैं और समंदर तक पहुंच के लिए बांग्लादेश पर निर्भर हैं। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। हमने बैन लगाने का काम किया है, बहुत अच्छा किया है। वो क्यों नहीं, उनके ट्रैफिक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, वो अब टेररिस्ट भेज रहे हैं अंदर, वो रोहिंग्यास को भेज रहे हैं, ड्रग्स को भेज रहे हैं, स्मॉल आर्म्स हो रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। अगर हमने उसको रोका है तो बहुत अच्छी बात है। आर्म्स को वो बैन लगा दिया या ट्रेड को बैन लगा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। पर ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर की बात है, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चाइना और बांग्लादेश मिलके यही नहीं कार्यक्रम करेंगे। आपका ध्यान इस बॉर्डर पे लगाएंगे और वहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जाके कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जरा डरा सहमा पाकिस्तान कहां है। पाकिस्तान पहुंच गया है चीन की शरण में। आज पाकिस्तान के मंत्री चीन पहुंच गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये इशाक डार को आप देख रहे हैं, पाक के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर चले गए। उन्हें लग रहा है चीन ही बचाएगा, चीन से ही उन्हें कुछ अब इज्जत और हथियार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन ये देख रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को मारा और उनके हथियार, जो चीनी हथियार थे, वो भी तबाह हो गए। तो चीन अब एयरबेस बनाने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरों से टेंशन चीन की बढ़ गई है। रिपोर्ट है कि चीन ने वायुसेना को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। भारत के साथ चीन का जिन इलाकों में विवाद है, वहां चीन अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से इसका पता चला है कि चीन एयरबेस पर आधुनिक ड्रोन की तैनाती कर रहा है। हवाई हमले को लेकर पहले चेतावनी देने वाले सिस्टम अवाक्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मजबूत किया है। लद्दाख में यारकंद एयरबेस पर 2016 से काम हो रहा है। चीन लगातार इसका विस्तार कर रहा है और कराकोरम रेंज में युतियान एयरबेस का निर्माण कर रहा है। 2021 से सिक्किम के सीमा के करीब टिंगरी एयरबेस बना रहा है। यहां फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। अरुणाचल की सीमा के करीब लुहुंजे एयरबेस बना रहा है और यहां CH-4 ड्रोन तैनात किए गए। उत्तराखंड की सीमा के करीब बुरांग एयरबेस है। यह चीनी सेना के फॉरवर्ड सपोर्ट के लिए बनाया गया है। चीन इस तैयारी में है, लेकिन भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। भारत ने ब्रह्मोस से मारा था, लेकिन भारत अब कुछ और बड़ी मिसाइलें बनाने जा रहा है। यह तो अग्नि मिसाइल है, लेकिन भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो अब तक भारत के पास नहीं है। मैं आपको बताऊं यह हाइपरसोनिक मिसाइल कैसी होगी। भारत ब्रह्मोस से खतरनाक मिसाइल बनाने जा रहा है। ब्रह्मोस ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला करती है और मिनटों में इसने रावलपिंडी से सरगोदा तक तबाही मचाई। सोचिए ब्रह्मोस से भी तेज और खतरनाक मिसाइल आखिर क्या करेगी। भारत अब बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। यह मिसाइल मैक 5 यानी आवाज से भी 5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। इसकी रफ्तार 6120 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 सेकंड में 2 किलोमीटर होगी। मतलब 20 सेकंड में सियालकोट को तबाह कर सकती है और 100 सेकंड में रावलपिंडी इस्लामाबाद उड़ा सकती है। यह मिसाइल ब्रह्मोस की तरह बीच में दिशा भी बदल सकती है। अपनी तकनीक और रफ्तार की वजह से इसे रोकना मुश्किल होगा। खबर है कि पाक चीन का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता है। भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO बना रहा है और बहुत जल्द इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण भी हो सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भी DRDO ने तैयार की। दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल लॉन्चर भारत ने बनाया और अब स्वदेशी तकनीक से सबसे खतरनाक मिसाइल बनेगी, जिसकी रेंज पूरा पाकिस्तान और चीन इसकी रेंज में होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट। स्मृति जल नभ में पराक्रम दिखाती हुई हमारी सेना का शत-शत नमन। सेना के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने ये संकल्प लिया कि वो ना देश को झुकने देंगे ना देश को टूटने देंगे, आज एकजुट होकर देश ने भारत की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने और सेना ने कि जब तक एक एक आतंकवादी का कैंप ढेर नहीं होता, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। किसी और बहन के सिंदूर पे आंच डालने की कोशिश की तो एक और करारा जवाब
भारत की ओर से, देश की सेनाओं की ओर से वो मिल जाएगा, उसके लिए वो तैयार है। एक आवाज पे सेनाएं सरहद पे जाके खड़ी हुई और एक एक आतंकी अड्डे को निस्तेनाबूद किया। स्मृति ईरानी और रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। भारत की ताकत का ही नतीजा है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उस पर भी हमला करने की कोशिश की थी। सोचिए, एक तरफ खालिस्तानियों को पालता है, उन्हें पैसा देता है, भारत के खिलाफ खड़ा करता है और गोल्डन टेम्पल पर अटैक कर रहा है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। दावा है कि यह जो अटैक हुआ यह स्वर्ण मंदिर पर हमले की कोशिश थी, लेकिन भारत ने कैसे इस हमले को नाकाम कर दिया। पहले देखिए हमला हुआ कब गोल्डन टेम्पल पर। गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, पाकिस्तान ने 8 मई को भारत के 36 जगहों पर हमले की कोशिश की। पाक सेना ने एक साथ 300 से 400 ड्रोन से हमला किया। पाक ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन अटैक किया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने खुलासा किया है, हमें जानकारी थी कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पर हमले की तैयारी में था। सेना ने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को पहले तैयार करके रखा था। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक के सभी ड्रोन मार गिराए और पाकिस्तान की नापाक कोशिश को ध्वस्त कर दिया। सेना ने गोल्डन टेम्पल पर आंच भी नहीं आने दी और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन ध्वस्त कर दिए। L-70 एयर डिफेंस गन से भी ड्रोन अटैक को नाकाम किया। सेना ने पाक के ड्रोन और मिसाइल का मलबा भी दिखाया है। सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका विकराल रूप अभी सामने आना बाकी है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं इसे रोका कैसे गया। इसे रोका गया आकाश तीर से। यह आकाश तीर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये इसकी वजह से गोल्डन टेम्पल पर जो ड्रोन से अटैक हुआ उसे रोका जा सका है। मीडियम आर्टिलरी के जरिए, यानी कि जिसका टारगेट जो है पाकिस्तान के भीतर भी 20 से 30 किलोमीटर हो सकता है, यहां से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को निस्तनाबूद किया है। तस्वीरें आप जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले भारतीय सेना के वो तमाम शूरवीर जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इस वक्त आपको जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से ड्रिल को इल्जाम दिया जाता है। तोप जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी है, किस तरह से उसमें शेल और मोटार लोड कर जो है फिर उसे टारगेट पर लॉक किया जाता है। टारगेट लॉक होते ही चंद मिनट में ही फायर जो है वो पाकिस्तान के टारगेट पर होता है। और अब आपको बताऊं कि जंग पर सियासत भी खूब हुई। सोफिया कुरैशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो बहुत सुर्खियों में थी, लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में विजय शाह, उनकी टिप्पणी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। पहले हाई कोर्ट ने फटकारा, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए जरा कोर्ट में हुआ क्या। एमपी के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही। दरअसल विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसआईटी में 3 आईपीएस अफसरों को रखने का निर्देश दिया है, जिनमें एक आईजी और 2 एसपी होंगे, जिनमें एक एसपी महिला ही रहेंगी। सभी अफसर एमपी कैडर के हो सकते हैं, लेकिन मूल निवासी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट के तेवर बेहद सख्त थे। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था और उनके बयान के बाद एमपी हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और हाई कोर्ट के आदेश पर विजय शाह के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज की गई। अपने खिलाफ एफआईआर के बाद विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शाह को कोई राहत नहीं दी गई है। अब शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर 11 मई को एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें कहा था उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेज दिया। अब आपको बताऊं इसी तरह एक और मामला सामने आया है, यानी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और सख्त है। एक और मामला है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये अखिलेश यादव की तस्वीर देख रहे हैं। अखिलेश यादव के पूर्व प्रवक्ता है, इनका नाम है अली खान, प्रोफेसर अली खान। अगली तस्वीर दिखाऊं, प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हो गई है इसी तरह के एक मामले में। देखिए जरा क्या कहा था अली खान ने। अली खान ने कुछ टिप्पणी की थी इसी तरह से। हरियाणा पुलिस ने एक एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। अली खान महमूदाबाद की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद गिरफ्तारी की गई, जिसमें अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया पोस्ट में टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका की ब्रीफिंग को दिखावटी बताया था। अली खान ने अपनी पोस्ट में लिखा, कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए इतने सारे दक्षिणपंथी
टिप्पणीकारों को देखकर मुझे खुशी हो रही है, मगर शायद ये लोग मॉब लिंचिंग, मनमाने बुलडोजर और बीजेपी के नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए भी इसी तरह आवाज उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जानी चाहिए। आगे लिखा, 2 महिला सैनिकों के माध्यम से सूचना देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये पाखंड होगा। उसके बाद प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो गई है और रिमांड में भेजा गया है। और अब बात आज के सूत्र की। मैं कई बार नाकाम हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी कोशिश करनी नहीं छोड़ी। जिंदगी और कामयाबी का बड़ा सूत्र है धैर्य, और यह सूत्र दिया है द वॉल के नाम से मशहूर पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में इंदौर में हुआ था। उनकी पहचान विरोधी टीम को तबाह करने और छक्के छुड़ाने वाले खिलाड़ी की नहीं थी, वो संयम, धैर्य और बल्लेबाजी में तकनीक के महारथी थे। एक बार पिच पर टिक जाते थे तो उन्हें आउट करने में गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भले सचिन के नाम है, लेकिन टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने और सबसे ज्यादा समय तक मैदान पर बैटिंग करने का रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम है। आमतौर पर बल्लेबाज मैच से पहले नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास करते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ होटल के कमरे या फिर अपने बेडरूम में भी प्रैक्टिस करते थे। रात में जब उन्हें नींद नहीं आती तो वो अपने बल्ले को उठाते थे और शीशे के सामने शैडो प्रैक्टिस करने लगते थे। 1998 में उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। द्रविड़ पर टेस्ट प्लेयर और धीमी बैटिंग का टैग लग चुका था, लेकिन द्रविड़ ने धैर्य नहीं खोया। तेजी से बल्लेबाजी कर वो अपनी फॉर्म में लौटे, वनडे टीम में जगह बनाई और 2 साल तक कप्तान भी रहे। टेस्ट और वनडे दोनों में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। इतने दमदार प्रदर्शन के बाद भी द्रविड़ के नाम वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं थी। द्रविड़ ने धीरज नहीं खोया और कोच बनकर अपना यह सपना भी पूरा किया। द्रविड़ का जीवन और करियर सीख देता है, काबिलियत से भी ज्यादा कीमती धैर्य होता है, क्योंकि नाकामी के बाद कामयाबी की राह का सबसे बड़ा आधार सब्र होता है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक ब्रेक के लिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।